तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जो अपनी बेशकीमती आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स को बचाने और उन्हें इको टूरिज्म के शानदार केंद्रों में बदलने के लिए कुछ बहुत ही अहम कदम उठा रहा है। इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं पहलों को करीब से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति और प्रगति को एक साथ लेकर चलने की ये कोशिश कितनी कारगर साबित हो सकती है। आज के दौर में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम पर्यावरण को बचाते हुए आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो ये हालिया पहल है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जहां प्राकृतिक विरासत को संभालते हुए विकास की एक बिल्कुल नई राह बनाई जा रही है। तो इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिन से। चलिए देखते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 उत्तर प्रदेश के लिए इतना खास क्यों रहा। तो हुआ ये कि इस दिन भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर गोंडा के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य में एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने ये दिखा दिया कि राज्य इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है। ये पूरा आयोजन हमारी आर्द्र भूमियों की रक्षा के महत्व पर ही केंद्रित था। अब इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश की योजनाओं की गहराई में जाएं, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये आर्द्र भूमि होती क्या है और दुनिया भर में इनको बचाने के लिए क्या कोशिशें की गई हैं। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स वो जगह होती हैं जहां पानी और जमीन मिलते हैं, जैसे कि दलदल, झीलें, तालाब या नदियों के किनारे का इलाका। इन्हें पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पानी को छानकर साफ करने का एक बहुत बड़ा काम करती हैं। इन आर्द्र भूमियों का महत्व एक नहीं बल्कि अनेक हैं। ये न सिर्फ हजारों लाखों जीव जंतुओं और पौधों का घर होती हैं, बल्कि ये बाढ़ को रोकने में एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं, हमारे पानी को फिल्टर करती हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार देती हैं और तो और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी मदद करती हैं। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है? देखिए, ये आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1982 में भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए और इस मुहिम का हिस्सा बन गया। और तब से आज तक का सफर देखिए। 2014 में हमारे पास सिर्फ 26 रामसर स्थल थे, जो आज बढ़कर 98 हो गए हैं। ये भारत की पर्यावरण को बचाने की प्रतिबद्धता को साफ साफ दिखाता है। चलिए अब अपना पूरा ध्यान वापस उत्तर प्रदेश पर लाते हैं और देखते हैं कि इस राज्य ने आर्द्र भूमि संरक्षण के मामले में क्या मुकाम हासिल किया है। तो ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल हैं। जी हां, 11। और ये संख्या राज्य को इस क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा कर देती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। ये इस बात का सबूत है कि राज्य का पारिस्थितिकी तंत्र कितना विशाल और विविध है। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों के साथ इस सूची में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश 11 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख रामसर साइट्स की बात करें तो इनमें गोंडा का पार्वती अर्गा, संत कबीरनगर का बखीरा और एटा का पटना पक्षी अभयारण्य जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी जगह न केवल स्थानीय जैव विविधता के लिए जरूरी हैं, बल्कि मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन जरूरी जगहों को बचाने और विकसित करने के लिए असल में कर क्या रही है। आइए उनकी रणनीति और प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। सरकार की रणनीति के दो मजबूत स्तंभ हैं। एक तरफ इन प्राकृतिक जगहों और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को बचाना है, जिसमें राज्य पक्षी सारस का संरक्षण भी शामिल है, और दूसरी तरफ इन जगहों को इस तरह से पर्यटन के लिए विकसित करना है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता भी बढ़े। इसी रणनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है सारस सर्किट परियोजना। ये एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य पक्षी सारस क्रीन का संरक्षण, जो ज्यादातर मैनपुरी और इटावा की आर्द्र भूमियों में ही पाया जाता है। इस सर्किट के तहत पर्यटकों के लिए खास सुविधाएं बनाई जाएंगी ताकि वे सारस को उनके प्राकृतिक घर में देख सकें। इससे संरक्षण को तो ताकत मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे।
और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश अपनी इन कोशिशों को केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना के साथ मिलकर आगे बढ़ा रहा है। ये योजना खास तौर पर रामसर स्थलों के सही तरीके से विकास के लिए ही बनाई गई है, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी और उनके लिए रोजगार पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री का ये बयान सरकार के विजन को बिल्कुल साफ कर देता है। लक्ष्य सिर्फ संरक्षण करना नहीं है, बल्कि संरक्षण के जरिए राज्य के लिए एक ऐसी नई पहचान बनाना है जो प्रकृति और प्रगति के संतुलन पर टिकी हो। तो इन सभी योजनाओं और पहलों का जमीन पर क्या असर पड़ेगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिए इसके क्या मायने हैं? इन कोशिशों के फायदे हर तरफ से हैं। पर्यावरण को तो सीधा फायदा होगा ही, पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी सशक्त बनाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लोगों में अपनी प्राकृतिक विरासत के प्रति एक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। अमृत धरोहर पहल का नजरिया बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ पर्यटन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: प्रजातियों और उनके घरों का संरक्षण, प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा, आर्द्र भूमि से जुड़ी आजीविका को सहारा देना और कार्बन सोखने में इन वेटलैंड्स की भूमिका को और मजबूत करना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश अपनी आर्द्र भूमियों को बचाने और इको टूरिज्म को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या वो भविष्य में पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन सकता है? ये एक बड़ा लक्ष्य जरूर है, लेकिन राज्य ने जो कदम उठाए हैं वे यकीनन एक उम्मीद भर। पश्चिम एशिया में एक बड़ा संकट खड़ा होता है जो दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई को खतरे में डाल देता है, और इस उथल-पुथल के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था और अपने निर्यातकों को बचाने के लिए एक बहुत ही खास योजना के साथ आगे आता है। आज हम इसी रिलीफ योजना और इसके पीछे की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का 20% तेल का व्यापार रातों रात ठप हो जाए? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि उस हालिया संकट की असलियत है जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तरह से भूचाल ला दिया था। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? दरअसल इस वैश्विक संकट की जड़ें पश्चिम एशिया में हुए एक बड़े सैन्य टकराव में छिपी हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तारीख थी 28 फरवरी 2026। इसी दिन अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए, और इस एक कदम ने पूरे क्षेत्र के तनाव को एक बेहद ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान ने इसका जवाब बहुत तेजी और सख्ती से दिया। उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की चेतावनी दे दी। इस एक कदम से वैश्विक व्यापार की एक मुख्य धमनी मानो थम सी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक समुद्री रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया पर इतना बड़ा असर आखिर क्यों पड़ा? इसका जवाब हॉर्मुज़ की रणनीतिक अहमियत में छुपा है। हॉर्मुज़ को एक भू राजनीतिक चोक पॉइंट कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जिस पर दुनिया का व्यापार और सुरक्षा दोनों ही टिके हुए हैं। यहाँ होने वाली जरा सी भी रुकावट का असर पूरी दुनिया महसूस करती है। ये जलमार्ग ईरान और ओमान के बीच में है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कहीं-कहीं पर तो ये सिर्फ 21 मील चौड़ा है। ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है, और यही बात इसे तेल व्यापार के लिए सबसे जरूरी बना देती है। आंकड़े इसकी अहमियत को और भी साफ कर देते हैं। सोचिए, दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी एक संकरे रास्ते से होती है। साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी यहीं से गुजरती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि 2024 में यहाँ से होने वाला 84% एक्सपोर्ट सिर्फ एशियाई देशों के लिए था। तो जाहिर है, जब व्यापार की ये जीवन रेखा रुकी तो इसका झटका पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था ने लगभग तुरंत ही महसूस किया। मार्च 2026 की शुरुआत में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 1 मार्च को व्यापारी जहाज़ों पर हमले हुए और 2 मार्च को आईआरजीसी ने नाकाबंदी की पुष्टि कर दी। सिर्फ 6 दिन बाद 8 मार्च को कच्चे तेल की कीमतें 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार चली गईं, और 12 मार्च आते-आते खाड़ी देशों को मजबूरन उत्पादन में भारी कटौती करनी पड़ी। कीमतों पर इसका असर कितना जबरदस्त था, ये इस चार्ट में साफ देखा जा सकता है। जो कच्चा तेल संकट से पहले करीब $85 प्रति बैरल पर था, वो कुछ ही दिनों में $126 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
इस बढ़ते खतरे को देखते हुए मास्क और हैपाग्लॉयड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दिया। इस फैसले ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इस वैश्विक तूफान का असर भारत पर पड़ना तो तय था, खासकर हमारे निर्यात पर। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय निर्यातकों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, पश्चिम एशिया भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। साल 2024-25 में ही हमने इस क्षेत्र में $58.8 बिलियन का सामान निर्यात किया था। यानी इस संकट से भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। भारतीय निर्यातकों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। उनका माल बंदरगाहों पर फंस गया, शिपिंग और बीमा का खर्च कई गुना बढ़ गया और डिलीवरी कब होगी इसका कोई भरोसा नहीं रहा। लेकिन इस संकट की सबसे भारी मार पड़ी हमारे छोटे और मझोले कारोबारियों पर, यानी MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर। अपने निर्यातकों को इस गहरे संकट से उबारने के लिए भारत सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास योजना लेकर आई। इस योजना को नाम दिया गया रिलीफ, यानी कि रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, संकट में फंसे भारतीय निर्यातकों को सहारा देना, और इसके लिए 497 करोड़ रुपए का एक बजट भी तय किया गया। तो सवाल ये है कि ये योजना काम कैसे करती है। इसके 3 मुख्य हिस्से थे। सबसे पहले तो निर्यातकों को अपना काम पूरा करने के लिए अपने आप ही ज्यादा समय मिल गया। दूसरा, आगे के शिपमेंट्स के लिए ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बीमा लेना आसान कर दिया गया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, MSME निर्यातकों को बढ़े हुए भाड़े और बीमा के खर्च की भरपाई के लिए मुआवजा दिया गया। इस योजना का लाभ अलग अलग निर्यातकों तक कैसे पहुंचा, ये समझना भी दिलचस्प है। सभी को अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। जिनके पास पहले से ECGC बीमा था, उनका लगभग 100% जोखिम कवर हो गया, और जिन छोटे कारोबारियों के पास बीमा नहीं था, सरकार ने उनके बढ़े हुए खर्च का 50% तक वापस किया। तो इस पूरे संकट और सरकार के कदमों से भविष्य के लिए क्या बड़े सबक मिलते हैं और आगे की राह क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या हॉर्मुज का कोई विकल्प मौजूद है। देखिए, कुछ विकल्प तो हैं, लेकिन उनकी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे सऊदी अरेबिया और UAE की पाइपलाइनें हैं, पर उनकी क्षमता बहुत ही कम है। दूसरा रास्ता लाल सागर से होकर जाता है, जो काफी लंबा है और हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से वो भी असुरक्षित माना जाता है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम सवाल सामने आता है कि भविष्य में ऐसे किसी भी वैश्विक संकट से अपनी सप्लाई चेन को बचाने के लिए भारत को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे नीति निर्माताओं और बिजनेस लीडर्स को मिलकर ही खोजना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, लघु जल विद्युत विकास योजना। जरा सोचिए, भारत के उन विशाल और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के बारे में, हमारे सीमावर्ती गांवों और उन दूर दराज की बस्तियों के बारे में जहां आज भी 24 घंटे बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन क्षेत्रों को एक ऐसे ऊर्जा स्रोत की जरूरत है जो न सिर्फ साफ सुथरा और भरोसेमंद हो, बल्कि वहां के स्थानीय माहौल के हिसाब से बिल्कुल सटीक भी बैठे। तो इस पूरी योजना को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा की चुनौती और उसके समाधान की। फिर जानेंगे कि ये लघु जल विद्युत आखिर है क्या। इसके बाद सरकार की नई योजना की हर बारीकी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस योजना का असर क्या होगा और आखिर में भविष्य की दिशा पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मूल समस्या को समझते हैं जिसके हल के तौर पर यह योजना सामने आई है। जब हम जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े बड़े विशाल बांधों की तस्वीर आती है। लेकिन इन बड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है, पर्यावरण पर भी इनका गहरा असर पड़ता है और लोगों को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। यहीं पर लघु जल विद्युत यानी स्मॉल हाइड्रो पावर SHP एक शानदार विकल्प बनकर उभरता है, खासकर उन इलाकों के लिए जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और दुर्गम है। अब सवाल ये उठता है कि ये लघु जल विद्युत आखिर है क्या। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से स्टैटिक जीके का एक जरूरी हिस्सा भी है। सरकारी परिभाषा के मुताबिक लघु जल विद्युत परियोजना
यानी SHP स्मॉल हाइड्रो पावर उन प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है जिनकी बिजली बनाने की कुल क्षमता 1 से 25 मेगावाट के बीच होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतनी बिजली कुछ हजार घरों से लेकर एक छोटे शहर तक की जरूरतों को पूरा कर सकती है, जो इसे एक बेहतरीन स्थानीय समाधान बनाता है। इन प्रोजेक्ट्स की सबसे खास बात इनके काम करने का तरीका है। ये रन ऑफ द रिवर के सिद्धांत पर काम करते हैं, मतलब ये नदी के प्राकृतिक बहाव का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कोई बड़ा बांध या जलाशय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी को बस एक चैनल के जरिए टरबाइन तक ले जाया जाता है, जिससे बिजली बनती है और फिर पानी वापस नदी में चला जाता है। ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि पर्यावरण पर इसका असर बहुत कम होता है और लोगों को विस्थापित भी नहीं होना पड़ता। यही नहीं, सौर और पवन ऊर्जा की तुलना में ये ज़्यादा स्थिर बिजली देती है। इसका प्लांट लोड फैक्टर PLF यानी बिजली बनाने की औसत क्षमता 35 से 60% तक होती है, जो इसे एक बहुत ही भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत बनाता है। और क्योंकि बिजली वहीं बनती है जहां उसकी खपत होनी है, इसलिए ट्रांसमिशन लॉस भी बहुत कम हो जाता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर, सरकार की वो नई योजना जिसने इस क्षेत्र में एक नई जान फूंकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत विकास योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। ये योजना अगले 5 सालों के लिए यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू की जाएगी। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए सरकार ने कुल 2584.60 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय यानी टोटल फाइनेंशियल आउटले तय किया है। ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है, इसे याद रखिएगा। और इस बजट से सरकार का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है लगभग 1500 मेगावाट के अतिरिक्त लघु जल विद्युत क्षमता स्थापित करना। ये भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण इजाफा होगा। अब सरकार जो वित्तीय मदद दे रही है, उसकी बनावट को समझना भी बहुत जरूरी है। इसे 2 लेवल पर बांटा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिलों के लिए मदद ज्यादा है, 3.6 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट। वहीं बाकी राज्यों के लिए यह रकम 2.4 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है। ऐसा क्यों? वजह साफ है, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में प्रोजेक्ट की लागत ज्यादा आती है और वहां विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत होती है। लेकिन ये योजना सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और बहुआयामी होने वाला है। आइए इसके अलग अलग पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, सरकार का निवेश एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। सरकार के लगाए हुए ये करीब 2,500 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कुल निजी और सार्वजनिक निवेश लेकर आएंगे। ये इस पूरे सेक्टर को एक नई रफ्तार देगा। आर्थिक असर का एक और बड़ा पहलू है रोजगार। अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दौरान ही 51 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा। मानव दिवस का मतलब है एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। ये आंकड़ा दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को कितने बड़े पैमाने पर काम मिलने वाला है। और जो बात इस योजना को और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान से सीधा कनेक्शन। इन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले सभी प्लांट और मशीनरी 100% स्वदेशी होंगे, जिससे हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भी कई और बड़े फायदे हैं। ये योजना दूर दराज के इलाकों के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करेगी। इन प्रोजेक्ट्स की उम्र 40 से 60 साल तक होती है, यानी एक लॉन्ग टर्म एसेट है। और जैसा हमने पहले बात की, लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की कम जरूरत से ऊर्जा की भी बचत होती है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम इस योजना के इतिहास और भविष्य की दिशा दोनों को समझेंगे। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये कोई एकदम नई पहल नहीं है। भारत में लघु जल विद्युत नीति की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसे 2014 में बदला भी गया, लेकिन 2017 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि तब सरकार का ज्यादा ध्यान सौर और पवन ऊर्जा पर था। अब लगभग 1 दशक के बाद 2026 में इस योजना को एक नए और बेहतर रूप में फिर से जिंदा किया जा रहा है। ये योजना सिर्फ आज पर ही नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी ध्यान दे रही है। इसके तहत 30 करोड़ रुपए का एक खास प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य की लगभग 200 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार की जा सकें। ये भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करेगा।
तो आखिर में सवाल यही है, स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास, इन सभी लक्ष्यों को एक साथ साधने वाली ये योजना क्या वाकई भारत के ऊर्जा भविष्य और हमारे दूरदराज के क्षेत्रों के विकास को एक स्थायी और नई दिशा दे पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, अमोघ ज्वाला, भारतीय सेना का आधुनिक युद्धाभ्यास। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? टैंक, तोपे और जमीन पर लड़ते हुए सैनिक, है ना? लेकिन क्या आज के दौर में ये परिभाषा पूरी तरह सही है? क्या होगा अगर हम कहें कि आज का सबसे बड़ा और घातक हथियार डेटा, सिग्नल और इंटेलिजेंस है? जी हाँ, युद्ध का चेहरा बदल रहा है और भारतीय सेना इसी बदलते हुए चेहरे के लिए खुद को तैयार कर रही है। आज का युद्ध क्षेत्र अब सिर्फ जमीन, आसमान या समंदर तक ही सीमित नहीं है। एक नया मोर्चा खुल चुका है जो अदृश्य है। ये मोर्चा है डेटा का, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का और सटीक खुफिया जानकारी का। अब जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम करके, रियल टाइम जानकारी हासिल करके और टेक्नोलॉजी की ताकत से लड़ी जाती है। और इसी नई हकीकत को जमीन पर परखने के लिए भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा अभ्यास किया और उस अभ्यास का नाम है अमोघ ज्वाला। ये सिर्फ एक रूटीन सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ये भविष्य के युद्ध की एक झलक है, जहां हमारी सेना की परंपरागत ताकत और अत्याधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम देखने को मिला जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो आइए इस अभ्यास से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं, जो खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका आयोजन किया भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने। जगह थी उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज और यह अभ्यास 6 मार्च से 18 मार्च तक चला। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारी सेना की युद्ध क्षमताओं को परखना और उन्हें और भी धारदार बनाना। 13 दिन, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये 13 दिन इस अभ्यास की गंभीरता और इसके विशाल पैमाने को दिखाते हैं। इन 13 दिनों के दौरान दिन रात मुश्किल से मुश्किल हालात में नई युद्ध तकनीकों, रणनीतियों और सेना की अलग अलग शाखाओं के बीच तालमेल को परखा गया। अब इस अभ्यास को ठीक से समझने के लिए हमें आज के दौर में युद्ध के कुछ मूल सिद्धांतों को जानना होगा। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे स्टैटिक जीके का भी एक अहम हिस्सा है। इसमें 2 सबसे जरूरी अवधारणाएं हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस या बहुक्षेत्रीय परिचालन आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन या सिर्फ हवा में नहीं होती। ये एक ऐसी रणनीति है जहां जमीन, हवा, साइबर स्पेस, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सभी डोमेन में एक ही वक्त पर एक साथ मिलकर हमला किया जाता है। मकसद ये होता है कि दुश्मन को किसी भी मोर्चे पर संभलने का मौका ही न मिले। और अमोघ ज्वाला इसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसमें जमीन पर हमारे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां थी, तो आसमान में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। साइबर वर्ल्ड में हमारे नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स थे, तो अंतरिक्ष से ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस की मदद मिल रही थी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW के जरिए दुश्मन की कम्युनिकेशन को ठप किया जा रहा था। इन सब ने मिलकर एक साथ काम किया। अब आते हैं दूसरी बड़ी अवधारणा पर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। जरा सोचिए, युद्ध का एक ऐसा मैदान जहां हर सैनिक, हर टैंक, हर ड्रोन, हर विमान, सब एक अदृश्य लेकिन बेहद सुरक्षित नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कोई रियल टाइम में जानकारी एक दूसरे को दे रहा है। बस यही है नेटवर्क केंद्रित युद्ध। इसका एक ही लक्ष्य है, सूचना में बढ़त बनाना, क्योंकि जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होगी, जीत उसी की होगी। आइए इसे एक एक्शन सीक्वेंस की तरह समझते हैं। सबसे पहले एक ड्रोन आसमान से दुश्मन पर पैनी नजर रखता है। जैसे ही उसे कोई टारगेट मिलता है, वो उसकी सटीक लोकेशन और जानकारी तुरंत एक सिक्योर नेटवर्क पर टैंक, तोपखाने और कमांड सेंटर को भेज देता है। और फिर
पलक झपकते ही सभी मिलकर उस टारगेट पर एक साथ हमला बोल देते हैं। यही है नेटवर्क केंद्रित युद्ध की असली ताकत। अब बात करते हैं इस अभ्यास की उस सबसे बड़ी उपलब्धि की जिसने इसे सच में ऐतिहासिक बना दिया। ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में भारतीय सेना की युद्ध लड़ने की रणनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब अटैक हेलीकॉप्टर्स को जमीन पर आगे बढ़ रही हमारी मशीनीकृत सेना यानी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ एक सिंगल यूनिट की तरह इंटीग्रेट किया गया। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, बल्कि भविष्य की एयर लैंड बैटल यानी जमीन और हवा से एक साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई की एक पक्की नींव थी। अब सवाल उठता है कि ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पारंपरिक तरीके में जमीनी सेना आगे बढ़ती थी और जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स से मदद मांगती थी, जिसमें कीमती समय बर्बाद होता था। लेकिन अमोघ ज्वाला की नई अप्रोच में टैंक्स और अटैक हेलीकॉप्टर एक ही टीम की तरह काम कर रहे थे। मतलब हमारे टैंकों को हर पल आसमान से सुरक्षा और हमले की ताकत मिल रही थी। इससे हमारी सेना की गति, सटीकता और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये तस्वीर हमें उसी आधुनिक तकनीक की एक झलक देती है। यहाँ हम कई तरह के ड्रोन्स और दूसरे सैन्य उपकरण देख सकते हैं। यही वो आंखें और कान हैं जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की रीढ़ हैं। इन ड्रोन्स का हमारी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तालमेल ही यह सुनिश्चित करता है कि मैदान में मौजूद हर कमांडर के पास दुश्मन की पूरी जानकारी हो। तो आखिर इस पूरे अभ्यास का हमारी सेना की भविष्य की तैयारियों पर क्या असर होगा? ये सिर्फ एक अभ्यास का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच और एक नई तैयारी की शुरुआत है। इसके कई गहरे प्रभाव हैं। पहला, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कमांडरों को युद्ध के मैदान की शीशे की तरह साफ तस्वीर मिलती है। दूसरा, रियल टाइम डेटा की वजह से फैसले बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं। तीसरा, जमीन और हवा में सेना के इस तालमेल से हमें दुश्मन पर एक जबरदस्त बढ़त मिलती है। इस अभ्यास ने IBGs यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की अवधारणा को भी और पुख्ता किया है। ये सेना की छोटी, फुर्तीली और आत्मनिर्भर टुकड़ियां होती हैं। कुल मिलाकर यह अभ्यास भविष्य के लिए एक नेटवर्क से जुड़ी सेना बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस अभ्यास के महत्व को दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के इस बयान से बेहतर नहीं समझा जा सकता। उनका साफ कहना है कि टेक्नोलॉजी को अपनाना और सभी क्षेत्रों यानी भूमि, वायु, साइबर, अंतरिक्ष, ISR और EW को एक साथ जोड़ना ही एक ऐसी सेना बना सकता है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ समझा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये वो मुख्य बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अमोघ ज्वाला कोई आम सालाना अभ्यास नहीं है। ये असल में आने वाले कल के युद्ध की एक झांकी है। ये हमें दिखाता है कि भविष्य में लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाएंगी और भारतीय सेना उस भविष्य के लिए कितनी तैयार है। अब इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये आपके रिवीजन के लिए है। अभ्यास का नाम अमोघ ज्वाला, आयोजक भारतीय सेना की दक्षिणी कमान, स्थान बबीना, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मशीनीकृत बलों के साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला एकीकरण। और कौन से सिद्धांत परखे गए? मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अंत में यह अभ्यास हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। यह नई युद्ध नीति जहां टेक्नोलॉजी और सैनिक एक होकर लड़ते हैं, यह भविष्य में भारत की सुरक्षा और सैन्य ताकत को किस तरह से परिभाषित करेगी? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन अमोघ ज्वाला ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सेना उस भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। हाल ही में आई इस रिपोर्ट ने कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों के साथ एक बड़ी बहस छेड़ दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये एक बेहद जरूरी विषय है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इस रिपोर्ट की सच्चाई आखिर है क्या।
तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक चौंकाने वाली रैंकिंग से, फिर जानेंगे कि ये रिपोर्ट असल में है क्या, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, भारत की रैंकिंग पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, इसकी कार्यप्रणाली पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, और आखिर में हम खुशी के असली मायनों पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले उस आंकड़े पर ही नजर डालते हैं जिसने इस साल सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है और एक नई बहस को जन्म दिया है। इस साल की रिपोर्ट में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुशहाल बताया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा देश जो गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, उसे 109वां स्थान मिला है, जबकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत को 118वां स्थान दिया गया है। और यही वो सवाल है जो आज हर किसी के जहन में है, भला ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये रिपोर्ट बनती कैसे है और इसके पैमाने क्या हैं। तो चलिए अब इस रिपोर्ट के स्टैटिक जीके वाले हिस्से को समझते हैं। आखिर ये रिपोर्ट है क्या और कौन है इसके पीछे? तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक सालाना सर्वे है जिसे संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी UNSDSN, गैलप और ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर यानी ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाएं मिलकर प्रकाशित करती हैं। इसका एक ही मकसद है, दुनिया भर के देशों में लोगों की खुशी के स्तर का आकलन करना। अब सवाल ये है कि देशों को रैंक कैसे किया जाता है। इसके लिए रिपोर्ट मुख्य रूप से 6 कारकों को देखती है। पहला, प्रति व्यक्ति GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश आर्थिक रूप से कितना संपन्न है। दूसरा, सामाजिक सहारा, मतलब जरूरत पड़ने पर क्या आपको किसी का साथ मिलेगा। तीसरा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी लोगों की औसत उम्र। चौथा, अपने जीवन के फैसले लेने की आजादी। पांचवां, उदारता। और छठा, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की सोच। इन्हीं पैमानों पर देशों को परखा जाता है। अच्छा, भारत की रैंकिंग के विवाद से अगर हम थोड़ा हटकर देखें तो इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भी कुछ बहुत अहम बातें सामने आई हैं। हर बार की तरह इस बार भी नॉर्डिक देशों यानी उत्तरी यूरोप के देशों का दबदबा कायम है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। इसके ठीक पीछे आइसलैंड और डेनमार्क हैं। ये दिखाता है कि एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा और ऊंचा जीवन स्तर खुशी के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चिंताजनक ट्रेंड भी उजागर हुआ है। ये बताती है कि दुनिया भर में और खासकर पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में युवाओं के बीच जीवन से संतुष्टि का स्तर तेजी से घट रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया को माना जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे एल्गोरिदम पर चलने वाले ऐप्स मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप जैसे ऐप्स जो असल में लोगों को जोड़ने पर केंद्रित हैं, उन्हें बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा पाया गया। चलिए अब वापस भारत की रैंकिंग से जुड़े सबसे बड़े विवाद पर लौटते हैं। क्या ये आंकड़े वाकई पूरी कहानी बयां करते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, बात सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है। पिछले कई सालों की रिपोर्ट्स में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भी भारत से ऊपर रैंक किए गए हैं, और यही डेटा इस पूरे विवाद की जड़ है। आलोचक यही सवाल पूछते हैं, एक देश जो आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से ज्यादा खुश कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें इसकी कार्यप्रणाली को समझना होगा। और यहीं से रिपोर्ट की कार्यप्रणाली यानी इसके मेथड पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये पूरी रैंकिंग मुख्य रूप से सिर्फ एक सवाल पर टिके है, जिसे कंट्री लैडर कहते हैं। इसमें लोगों से कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी को 0 से 10 के पैमाने पर आंकें। 10 मतलब सबसे अच्छी जिंदगी और 0 मतलब सबसे खराब। यानी ये पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी राय पर निर्भर है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है सैंपल साइज। भारत जैसे 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में यह सर्वे औसतन सिर्फ 1000 लोगों से बात करके किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इतने छोटे से सैंपल को पूरे देश की आवाज माना जा सकता है? बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी कार्यप्रणाली की और भी कई आलोचनाएं हैं। जैसे रिपोर्ट में पिछले 3 सालों के डेटा का औसत इस्तेमाल होता है। कई सर्वे आमने सामने बैठकर नहीं बल्कि फोन पर ही कर लिए जाते हैं। ये सर्वे व्यक्तिगत राय पर बहुत ज्यादा निर्भर है और आर्थिक विकास जैसी जमीनी हकीकतों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ विश्लेषक तो इसमें पश्चिमी पूर्वाग्रह की संभावना भी देखते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल उठता है कि हम आखिर क्या निष्कर्ष निकालें? हमें इस रिपोर्ट को किस नजरिए से देखना चाहिए?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक बहुत ही प्रभावशाली दस्तावेज है जिसका जिक्र पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये आलोचनाओं और विवादों से परे नहीं है। इसलिए इसके आंकड़ों को, खासकर भारत से जुड़े आंकड़ों को, एक आलोचनात्मक नजरिए से देखना बेहद जरूरी हो जाता है। और अंत में ये रिपोर्ट एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या किसी देश की तरक्की और उसके नागरिकों की खुशी को मापने का सबसे सटीक और संतुलित तरीका क्या हो सकता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक ऐसे ग्रामीण भारत की तस्वीर सोचिए जहां रोजगार सिर्फ एक जरूरत न होकर देश के विकास का एक मजबूत जरिया बन जाए। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ग्रामीण भारत में रोजगार की पूरी तस्वीर बदलने की तैयारी में है। आज हम इसी बड़े बदलाव को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी VBG रामजी। आज की इस चर्चा में हम एक एक करके हर पहलू को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रोजगार की ये नई गारंटी आखिर है क्या। फिर जी राम जी के वादों को समझेंगे, इसकी तुलना मनरेगा से करेंगे और देखेंगे कि इसमें युवाओं की क्या भूमिका है। इसके बाद ग्रामीण जीवन पर इसके असर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इसे 2047 के विकसित भारत के बड़े सपने से जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुत बड़े नीतिगत सुधार की रूपरेखा तैयार हो रही है। एक ऐसा सुधार जो पिछले करीब 2 दशकों से चली आ रही एक अहम व्यवस्था को एक नया रूप देने का प्रस्ताव रखता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो आज हर किसी के जहन में है। क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी MGNREGA, जो करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन रेखा की तरह रहा है, अब खत्म हो जाएगा? देखिए, इसका जवाब है बदलाव, समाप्ति नहीं। सरकार एक नया बिल लेकर आई है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इसे मनरेगा का अंत नहीं, बल्कि उसका एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा असरदार रूप माना जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जी रामजी मिशन है क्या? चलिए इस नए फ्रेमवर्क के पीछे छिपे वादों और इरादों को और गहराई से समझते हैं। VBG रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका पूरा नाम ही इसके मकसद को साफ कर देता है। इसका लक्ष्य सिर्फ रोजगार देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास को विकसित भारत एट 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ सीधे तौर पर जोड़ना है। यानी एक ऐसा भारत जो 2047 तक विकसित हो और जिसकी नींव उसके आत्मनिर्भर गांव हो। इस मिशन का सबसे अहम और ठोस वादा इस एक नंबर में है, 125। ये सिर्फ 25 दिन ज्यादा काम नहीं है, बल्कि ये हर ग्रामीण परिवार की सालाना आमदनी में एक सीधी बढ़ोतरी का आश्वासन है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को और पुख्ता करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है, हमें मौजूदा व्यवस्था और प्रस्तावित व्यवस्था की सीधी तुलना करनी होगी। तो आइए मनरेगा और जी राम जी के बीच के मुख्य अंतरों पर एक नजर डालते हैं। तुलना करने से पहले उस बुनियाद को याद करना जरूरी है जिस पर यह नई इमारत खड़ी की जा रही है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट साल 2005 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में 100 दिन के अकुशल काम की गारंटी देना था, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। तो अब फर्क क्या है? पहला, काम के दिन 100 से बढ़कर 125 हो रहे हैं। दूसरा, जो मजदूरी 15 दिन में मिलती थी, अब हर हफ्ते देने का प्रस्ताव है, जिससे मजदूरों के हाथ में पैसा जल्दी आएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव है प्लानिंग में। अब योजनाएं दिल्ली से नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत के स्तर से, यानी नीचे से ऊपर की ओर बनेंगी। ये तुलना सिर्फ कुछ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये काम करने के पूरे तरीके में आए बदलाव को दिखाती है। आप देख सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या फिर खेतीबाड़ी के मौसम का ध्यान रखना हो, हर पहलू को आज की जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इस नए कानून की रीढ़ है टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका मतलब क्या है? PM गति शक्ति पोर्टल से जुड़ने का मतलब है कि हर काम की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। GPS से प्लानिंग होगी और बायोमेट्रिक हाजिरी से ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
और तो और AI का इस्तेमाल ये पक्का करेगा कि योजना का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक सरकारी मिशन नहीं है, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होंगे भारत के युवा, जिन्हें इस बदलाव के केंद्र में रखा गया है। इस अभियान का नारा है युवा शक्ति पंचायत की प्रगति। ये नारा अपने आप में एक साफ संदेश देता है कि गांवों का असली विकास तभी हो सकता है जब वहां के युवा इस पूरी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भागीदार बने। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय और MY भारत की एक मिली-जुली पहल है। और ये भागीदारी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। 15 से 29 साल के युवाओं को जुड़ने का एक सीधा मौका दिया जा रहा है। वो 60 सेकंड्स फॉर माई विलेज चैलेंज के लिए वीडियो बना सकते हैं, इस कानून के लिए लोगो डिजाइन करके 50,000 रुपए का इनाम जीत सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लेकर अपनी जानकारी भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। इन सभी बड़े बदलावों का गांव में रहने वाले किसान और मजदूर की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ेगा? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए खेती के सबसे व्यस्त 60 दिनों के दौरान इस स्कीम के काम को रोकने का प्रावधान है, ताकि उन्हें खेतों के लिए मजदूरों की कमी ना हो। दूसरी तरफ मजदूरों के लिए ज़्यादा काम के दिन, हर हफ्ते मजदूरी और काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता, ये दोनों के लिए एक फ़ायदेमंद स्थिति बनाने की कोशिश है। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये योजना अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया है। और वो लक्ष्य है एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण। इस मिशन का सबसे ज़रूरी पहलू है टिकाऊ संपत्ति बनाना। मतलब अब जो काम होगा वो सिर्फ अस्थायी नहीं होगा, बल्कि ऐसे काम किए जाएंगे जिनसे गांव का स्थायी विकास हो सके, जैसे जल संरक्षण के लिए तालाब बनाना, आजीविका बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, या फिर बाढ़ सूखे जैसी आपदाओं से बचाने वाले निर्माण कार्य करना। और इन सभी कोशिशों का जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है, एक समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना। तो हम आज की चर्चा को इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी और युवा शक्ति की ये भागीदारी ग्रामीण रोजगार को सिर्फ एक सरकारी गारंटी से कहीं आगे ले जाकर भारत के राष्ट्रीय विकास का एक असली इंजन बना पाएगी? इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। जरा सोचिए, एक सुई की नोक पर टिकी करोड़ों जिंदगियां। भारत का टीकाकरण मिशन सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये एक महागाथा है, चुनौतियों की, नए नए आविष्कारों की और आखिर में जीत की। आज हम इसी सफर के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया के सामने सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक नई मिसाल कायम की। इस सवाल पर जरा गौर कीजिए, किसी एक बीमारी को पूरी दुनिया से या भारत जैसे विशाल देश से पूरी तरह मिटा देना, ये कितना बड़ा काम हो सकता है? ये सवाल हमें उस चुनौती के विशाल पैमाने को समझने में मदद करता है जिसका सामना भारत ने न सिर्फ किया बल्कि उस पर विजय भी हासिल की। तो आज की हमारी पड़ताल इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम सबसे पहले भारत के ऐतिहासिक मिशन को देखेंगे, फिर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की विशालता को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि मिशन इंद्रधनुष ने कैसे हर बच्चे तक पहुंचने की तस्वीर ही बदल दी और वो कौन सी तकनीक है जो इस पूरे महाअभियान की रीढ़ की हड्डी है। और हाँ, अंत में हम भारत की सफलता के आंकड़ों को देखेंगे और भविष्य की दिशा पर भी नजर डालेंगे। कहते हैं, हर बड़ी इमारत की नींव बहुत गहरी होती है। भारत के विशाल स्वास्थ्य ढांचे की नींव भी टीकाकरण के उन शुरुआती अभियानों ने रखी थी जिन्होंने देश को चेचक और पोलियो जैसी भयानक महामारियों से लड़ने का हौसला दिया था। तो चलिए इतिहास के उसी दौर से शुरुआत करते हैं। 16 मार्च, ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प का दिन है। साल 1995 में इसी दिन भारत ने पोलियो के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी और निर्णायक जंग की शुरुआत की थी। 2 बूंद जिंदगी की, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन गया जिसने देश के कोने कोने में पहुंचकर करोड़ों बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया। ये सफर असल में कई दशकों में तय हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम यानी EPI, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन से।
फिर 1985 में इसे और बड़ा और महत्वाकांक्षी बनाते हुए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का रूप दिया गया। और इस दशकों की मेहनत का सबसे बड़ा पड़ाव आया 2014 में, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। तो अब हम बात करते हैं उस कार्यक्रम की जो भारत के स्वास्थ्य मिशन का दिल है, उसकी धड़कन है। ये है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम या UIP, जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान माना जाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसे 1985 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद एकदम साफ और सीधा था, देश के हर बच्चे और हर गर्भवती महिला तक जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले टीके बिल्कुल मुफ्त पहुंचाना। अब जरा इस कार्यक्रम के पैमाने का अंदाजा लगाइए। हर साल UIP का लक्ष्य लगभग 2 करोड़ 67 लाख नवजात शिशुओं और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना होता है। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। ये कार्यक्रम एक तरह से 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसमें TB, डिप्थीरिया और टेटनस से लेकर पोलियो और खसरा रूबेला तक शामिल हैं। ये कार्यक्रम हमारे बच्चों को उन बीमारियों से बचाता है जो कभी लाखों जानें ले लिया करती थीं। और हाँ, ये लिस्ट ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य की गारंटी है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। देखिए, यूनिप एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन भारत की भौगोलिक विविधता और दूर दराज के इलाकों की वजह से कुछ बच्चे फिर भी छूट रहे थे। बस इसी आखिरी मील की खाई को पाटने के लिए एक नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ एक मिशन लॉन्च किया गया। 2014 में लॉन्च हुए मिशन इंद्रधनुष ने टीकाकरण के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया। यह अब सिर्फ टीके लगाने का अभियान नहीं था, बल्कि एक तरह का खोज अभियान था। इसका मकसद था उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ढूंढना जो किसी भी कारण से टीके लगवाने से चूक गए थे, ताकि देश में पूर्ण टीकाकरण का कवरेज 90% के पार जा सके। और फिर 2017 में इस मिशन को और ज्यादा तेजी देने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। इसका खास ध्यान शहरी झुग्गी झोपड़ियों और दूर दराज के दुर्गम इलाकों पर था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बच्चा कहीं भी पीछे न छूट जाए। करोड़ों लोगों तक सही समय पर सही तापमान पर टीका पहुंचाना, ये सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों का काम नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती है, और वो है टेक्नोलॉजी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कोल्ड चेन से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक तकनीक इस महाअभियान की जान है। कोल्ड चेन प्रणाली, आप इसे इस पूरे कार्यक्रम का दिल कह सकते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो ये पक्का करती है कि टीके फैक्ट्री से निकलने से लेकर बच्चे के शरीर में लगने तक एक तय तापमान पर ही रहें, क्योंकि अगर तापमान में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो टीका बेअसर हो सकता है। इसलिए यह सिस्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस जरूरी कोल्ड चेन को स्मार्ट बनाने के लिए भारत ने EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को अपनाया। आप इसे टीकों का GPS या कंट्रोल टावर समझ सकते हैं। ये एक ऐसा क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर है जो देश के हर स्टोरेज पॉइंट पर वैक्सीन के स्टॉक और तापमान पर रियल टाइम नजर रखता है, जिससे एक भी खुराक बर्बाद नहीं होती और हर जगह उपलब्धता बनी रहती है। और जानते हैं, इस तकनीक का फायदा सिर्फ स्वास्थ्य में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी दिखता है। एक विश्लेषण के मुताबिक EVIN प्रणाली में निवेश किया गया हर एक रुपया भविष्य में लगभग ₹2.93 का आर्थिक लाभ देगा। ये बताता है कि ये तकनीक कितनी कुशल और फायदेमंद है। हम सब ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, जिसने 220 करोड़ से भी ज्यादा खुराकों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। अब उसी तकनीक और सफलता को आधार बनाकर यूविन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म अब हमारे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा, अपॉइंटमेंट बुक करने और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में मदद करेगा। मतलब टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पर। अच्छा, इन सभी कोशिशों और अभियानों का नतीजा क्या रहा? चलिए अब आंकड़ों के जरिए भारत की सफलता और दुनिया पर इसके प्रभाव को देखते हैं।
ये ग्राफ एक दशक की मेहनत की कहानी कहता है। देखिए, जहां 2015 में भारत में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 62% के आसपास था, वहीं मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियानों की बदौलत आज यह आंकड़ा लगभग 98% को पार कर चुका है। ये वाकई में एक असाधारण सफलता है। और ये सफलता सिर्फ कवरेज बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रही। भारत ने कई जानलेवा बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिखाया है। चेचक, पोलियो और मातृ एवं नवजात टेटनस जैसी बीमारियां अब ये हमारी स्वास्थ्य किताबों में सिर्फ इतिहास का एक अध्याय हैं, वर्तमान की हकीकत नहीं। भारत की भूमिका सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा तक ही नहीं है। आपको जानकर गर्व होगा कि आज भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों का उत्पादन करता है। इसी वजह से इसे विश्व की फार्मेसी का दर्जा मिला है। ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन विज्ञान और स्वास्थ्य की दुनिया में सफर कभी खत्म नहीं होता। एक मंजिल पाने के बाद नजर हमेशा नए क्षितिज पर होती है। तो इन शानदार सफलताओं के बाद भारत अब भविष्य की किन चुनौतियों और अवसरों की ओर देख रहा है? भविष्य की राह तकनीक और नवाचार से रोशन है। आई ड्रोन जैसी पहल के जरिए अब ड्रोन से उन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में टीके पहुंचाए जा रहे हैं जहां पहुंचना कभी बेहद मुश्किल था। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देशव्यापी HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य में एक बड़ी क्रांति लाने वाला है। और खसरा, रुबेला को पोलियो की तरह इतिहास बनाने के प्रयास और भी तेज हो गए हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, पोलियो जैसी जंग जीतने के बाद भारत के लिए अगली बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती क्या होगी? और दशकों के इस टीकाकरण अभियान से जो सबक हमने सीखे हैं, वो भविष्य की राह को कितना आसान बना पाएंगे? इस पर सोचना और विचार करना हम सभी के लिए जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विप्रो का गिफ्ट सिटी में नया AI हब और विस्तार। ये कदम भारत की तकनीकी प्रगति में एक मील का पत्थर है। आइए समझते हैं कि कैसे विप्रो गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करके भविष्य को आकार दे रहा है। आज की हमारी चर्चा इन 5 प्रमुख हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम विप्रो की इस नई AI पहल को करीब से जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि आखिर गिफ्ट सिटी को ही इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना गया। इसके बाद हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 कॉन्सेप्ट्स IFSC और SEZ को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस हब का असल में क्या महत्व और प्रभाव होगा और अंत में हम भविष्य की दिशा पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस खबर की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि विप्रो की ये नई पहल आखिर है क्या और इसका संदर्भ क्या है। तो बात यह है कि विप्रो ने गांधीनगर की मशहूर गिफ्ट सिटी में अपना एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हब शुरू किया है। इसका जो मुख्य मकसद है वो है दुनिया भर के BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए AI पर आधारित नए सॉल्यूशंस तैयार करना। ये हब विप्रो की AI फर्स्ट सोच का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। शुरुआत में इस केंद्र में 150 विशेषज्ञों के काम करने की क्षमता है। ये एक मजबूत शुरुआत है जो ये दिखाता है कि विप्रो इस प्रोजेक्ट को तुरंत जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस हब को भविष्य में जरूरत पड़ने पर 500 सीटों तक बढ़ाया जा सकता है। ये लचीलापन विप्रो की लंबी अवधि की प्लानिंग और प्रतिबद्धता को दिखाता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये विप्रो के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। कंपनी ने विप्रो AI 360 नाम के अपने AI इकोसिस्टम में $1 अरब का भारी भरकम निवेश किया है और ये नया हब उसी बड़े निवेश का एक नतीजा है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि विप्रो ने इतने बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए गिफ्ट सिटी को ही क्यों चुना? आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक मॉडर्न शहर नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का एक जीता जागता प्रतीक है। यहाँ का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और भविष्य को ध्यान में रखकर की गई प्लानिंग है, वो इसे विप्रो जैसी टेक कंपनियों के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कोई आम शहर नहीं है। ये भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी IFSC है। इतना ही नहीं, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ भी है।
इसका यही दोहरा दर्जा इसे व्यापार और इनोवेशन के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र बनाता है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, गिफ्ट सिटी का मकसद भारत से जुड़े वित्तीय लेन देन को वापस भारत की धरती पर लाना है। विप्रो का यह हब इसी राष्ट्रीय विजन को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। वो दो अवधारणाएं जो गिफ्ट सिटी को इतना खास बनाती हैं, IFSC और सेज। चलिए इन्हें जरा गहराई से समझते हैं। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी IFSC को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश के भीतर एक ऐसा वित्तीय क्षेत्र है जहां नियम कानून वैश्विक स्तर के होते हैं, जैसे सिंगापुर या दुबई में। इससे भारतीय कंपनियों को दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने में आसानी होती है। अब यहाँ एक दिलचस्प अंतर देखिए। एक IFSC यूनिट को RBI एक नॉन रेजिडेंट यानी गैर निवासी की तरह मानता है जो विदेशी मुद्रा में लेन देन करती है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में मौजूद कंपनी को रेजिडेंट माना जाता है और वो भारतीय रुपए में कारोबार करती है। यही इसका सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। इसी तरह एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम SEZ कहते हैं, एक ऐसा खास इलाका होता है जहां व्यापार से जुड़े कानून और टैक्स के नियम देश के बाकी हिस्सों से अलग और ज्यादा आसान होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और रोजगार पैदा हों। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये हब क्या है और कहाँ है, तो चलिए अब क्यों पर आते हैं, यानी इस AI हब का असल दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस हब के लॉन्च होने से एक के बाद एक कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। पहला, इससे हाई स्किल टेक जॉब्स पैदा होंगी। दूसरा, ये भारत के फिनटेक इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। और तीसरा, इसे ग्लोबल स्टेज पर भारत की पहचान एक टेक लीडर के तौर पर और भी पुख्ता होगी। और अगर हम खास तौर पर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ तो पूरी क्रांति आने वाली है। इससे डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस बेहतर होंगे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट सिस्टम बनेंगे और एक नई चीज जिसे रेग टेक यानी रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका भी तेजी से विकास होगा। और अब आखिर में चलिए उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसका ये विकास एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है। विप्रो का ये कदम एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। अब इन्फोसिस जैसी दूसरी बड़ी IT कंपनियां भी गिफ्ट सिटी के खास फायदों को पहचानकर यहां अपने केंद्र बना रही हैं। ये भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो हम इस चर्चा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। यह AI हब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भारत की भूमिका को कैसे और कितना बदलेगा, इसका जवाब हमें भविष्य में मिलेगा, लेकिन यह रास्ता निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, भारत जैव विविधता संरक्षण एवं जनजातीय विरासत 2026। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो भारत के दिल और आत्मा से जुड़ा है। क्या हमारा देश अपनी अनमोल प्राकृतिक धरोहर यानी कि जैव विविधता और अपनी सदियों पुरानी जनजातीय परंपराओं दोनों को एक साथ संजोकर रख सकता है? ये सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि हमारे भविष्य की दिशा का भी है। देखिए, आज पूरी दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। हमारी धरती की जैव विविधता यानी कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। तो इस वैश्विक चुनौती के बीच भारत क्या कर रहा है, उसके प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं, चलिए समझते हैं। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हमें सबसे पहले जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जानना होगा। ये असल में 1992 में हुए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से निकली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके 3 बहुत ही साफ लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता को बचाना। दूसरा, कुदरत के संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करना कि वो भविष्य के लिए भी बचें। और तीसरा, इन संसाधनों से होने वाले फायदों का निष्पक्ष और बराबर बंटवारा करना। तो देखिए, ये सफ़र 1992 में CBD के साथ शुरू हुआ।
फिर 2010 में आया नागोया प्रोटोकॉल, जिसने फायदों के बंटवारे पर और ज्यादा जोर दिया। और अब जो सबसे नया और महत्वपूर्ण है वो है 2022 का कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसे हम KMGBF कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कहते हैं। यही वो फ्रेमवर्क है जो 2030 तक दुनिया भर के देशों को रास्ता दिखा रहा है, और भारत की ताज़ा रिपोर्ट इसी के जवाब में है। तो दुनिया में क्या हो रहा है ये हमने समझ लिया। अब आते हैं भारत पर। भारत ने इस वैश्विक फ्रेमवर्क पर क्या कदम उठाए हैं। हाल ही में भारत ने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रिपोर्ट जमा की है, जो दुनिया को बताती है कि हम संरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं। ये एक बहुत बड़ी और ताज़ा जानकारी है। भारत ने अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसे NR7 भी कहा जाता है, 26 फरवरी 2026 को समय से पहले CBD को सौंप दी है। ये कदम दिखाता है कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना सजग और प्रतिबद्ध है। अब सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। तो इसके केंद्र में है भारत के अपने 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य, या NBTs, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। यही वो 23 लक्ष्य हैं जो वैश्विक लक्ष्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत के संरक्षण के प्रयासों को एक ठोस दिशा दे रहे हैं। यहाँ पर हमें एक सिक्के के दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि हम सभी 23 लक्ष्यों पर अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डाउन टू अर्थ जैसी पत्रिका का विश्लेषण एक अलग ही, ज्यादा गंभीर तस्वीर दिखाता है। उनके मुताबिक सिर्फ 2 लक्ष्य ही सही महीने में पटरी पर हैं। खासतौर पर 30x30 लक्ष्य, यानी 2030 तक 30% जमीन और समंदर को संरक्षित करने का लक्ष्य, जिससे हम अभी बहुत दूर हैं। ये विरोधाभास हमें जमीनी हकीकत को और गहराई से देखने पर मजबूर करता है। पर यह कहानी सिर्फ आंकड़ों और लक्ष्यों की नहीं है। इसका एक बहुत ही मानवीय और गहरा पहलू भी है, जो भारत के संरक्षण के तरीके को दुनिया से अलग बनाता है। और वो पहलू है जैव विविधता और हमारे जनजातीय समुदायों के बीच का अटूट रिश्ता। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, दुनिया भर के आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जिन जिन देशों ने अपने मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान किया है, उन्हें मान्यता दी है, वहां पर्यावरण संरक्षण के नतीजे हमेशा बेहतर रहे हैं। मतलब साफ है, जनजातीय अधिकारों का सम्मान संरक्षण की सफलता की एक अहम कड़ी है। और भारत ने इसी सिद्धांत को अपनी शासन व्यवस्था में उतारा है। हमारे यहाँ एक 3 स्तरीय ढांचा काम करता है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA। फिर हर राज्य के स्तर पर हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड्स, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, SBBs। और सबसे महत्वपूर्ण जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं वो हैं गांव-गांव में बनी जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, BMCs। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2,76,653। देश भर में इतनी सारी जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई जा चुकी हैं। ये संख्या दिखाती है कि भारत संरक्षण के काम में स्थानीय समुदायों को कितनी बड़े पैमाने पर शामिल कर रहा है। ये विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये सिर्फ कागजी समितियां नहीं हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026। ट्राइफेड TRIFED द्वारा आयोजित इस उत्सव ने जनजातीय कला, शिल्प और उनके खान-पान को एक बड़ा मंच दिया। इससे न सिर्फ उनकी संस्कृति का प्रचार हुआ, बल्कि कारीगरों को बाजार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया गया। भारत का ये अनूठा मॉडल, जिसमें समुदाय और संरक्षण साथ साथ चलते हैं, अब सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। भारत इस दर्शन को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ले जा रहा है और दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है वियतनाम के साथ हमारा बढ़ता सहयोग। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वियतनाम एक बहुत अहम भागीदार है। दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी के 10 साल मना रहे हैं। भारत अपने जनजातीय विकास के अनुभव वियतनाम के साथ साझा कर रहा है, ताकि वो भी अपने 54 अलग-अलग जातीय समूहों का विकास कर सकें। इस साझेदारी की गहराई को जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम के इन शब्दों में समझा जा सकता है। उनका कहना है कि आपसी विश्वास ही इस रिश्ते की नींव है। ये दिखाता है कि ये सहयोग सिर्फ व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज के स्तर पर भी गहरा है। तो हमने सफलताएं देखीं, प्रयास देखे, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भारत के सामने अभी भी कुछ बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। भविष्य का रास्ता आसान नहीं है।
ये चार्ट एक नज़र में पूरी कहानी बयां कर देता है। वैश्विक 30x30 लक्ष्य के हिसाब से हमें 2030 तक 30% इलाके को संरक्षित करना है, और हम अभी कहाँ हैं? महज 5% के आसपास। ये जो बीच की खाई है, ये बहुत बड़ी है और इसे पाटना आने वाले सालों की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और चुनौती सिर्फ यही नहीं है, देश की लगभग 30% जमीन खराब हो रही है। हमारे पास सही और पूरे आंकड़े नहीं हैं। संरक्षण के कामों के लिए पैसों की कमी है, और इन सब के ऊपर है जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा। एक और समस्या यह है कि हमारा ध्यान अक्सर कुछ बड़ी और मशहूर प्रजातियों पर ही रहता है, जिससे हजारों छोटी प्रजातियां नजरअंदाज हो जाती हैं। तो आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए भारत को अपने 2030 के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आखिर करना क्या होगा? क्या हमें और ज्यादा तेजी से संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना होगा, या डेटा और फंडिंग की कमी को दूर करना होगा, या फिर समुदायों की भागीदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा? शायद इन सभी का एक मिलाजुला जवाब ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।